about consistency. Throw your heart over the bar and your body is going to fall. हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ क्वांटा केमिस्ट्री। आज हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट गेस्ट जुड़े हुए हैं जिन्होंने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा मेडल दिलाए हैं, रिप्रेजेंट किया है और हमारे देश को गौरवान्वित किया है। उनसे आपको मिलवाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये सेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग उनकी लाइफ से, उनकी जर्नी से मोटिवेशन ले पाओ, ये सीख पाओ कि कैसे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, कैसे आपका अगर कहीं पे भी कोई डाउन फेज आता है तो वो आपका अंतिम फेज नहीं है, उससे आप ऊपर जा सकते हो, दोबारा से सक्सेस को अटेन कर सकते हो, और किस तरीके से लाइफ की जर्नी में अलग अलग मोड़ पे अलग अलग साथियों का साथ कैसे आपके लिए जरूरी हो सकता है, या कैसे आप किसी भी चीज को अचीव करने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे आज के गेस्ट को। प्लीज वेलकम ऑन क्वांटा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल मिस्टर विकास कृष्ण। हेलो विकास। तो जैसा कि हमारे व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि वी हैव स्टडीड टुगेदर इन आवर चाइल्डहुड, राइट। थोड़े समय के लिए, और आपकी जर्नी खुद मेरे लिए भी बहुत मोटिवेशनल रही है। तो हम लोग शायद शुरुआत से ही शुरुआत करें तो बेटर रहेगा। अचीवमेंट्स आपके मुंह से ही हमारी ऑडियंस जो है सुने तो वो और भी बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पहला प्रश्न आपसे यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि आप बॉक्सिंग के कांटेक्ट में कैसे आए? देखिए जैसे हाँ देखिए जैसे अमर भाई ने बताया कि हम दोनों साथ में पढ़ा करते हैं और हम दोनों बीपीएस स्कूल के अंदर यहाँ पढ़ा करते हैं। तो एक्चुअल में मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं हेल्थी बनूँ, मस्कुलर बनूँ, एक मैन टाइप, धर्मेंद्र टाइप बनूँ मैं। तो इसलिए मेरे फादर ने मेरे को बॉक्सिंग के अंदर लगा दिया और उसके बाद से ही बॉक्सिंग मेरा पैशन हो गया। स्टार्टिंग का 1-1.5 साल 2 साल तो मेरे लिए बहुत रफ रहे, क्योंकि देखो बॉक्सिंग कोई ईजी गेम नहीं है। बॉक्सिंग इज़ ए टफ ब्रूटल स्पोर्ट। ये फाइटिंग विद रूल्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके को ये स्पोर्ट नहीं कि आप जाके टेबल टेनिस खेल लो 2 दिन, उसके बाद आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप जाके बैडमिंटन खेल लो। उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है बॉक्सिंग के अंदर। तो इसलिए मेरे फादर ने स्टार्टिंग के 2 साल मेरे बहुत मुश्किल रहे, परंतु जैसे जैसे मैंने टेक ओवर करना स्टार्ट किया, जैसे मैंने नए नए बच्चों का रहना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बॉक्सिंग मेरा एक पैशन हो गया और आज तक ही बॉक्सिंग मेरा फैशन है। पिछले 22 साल से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ। दिल्ली सुबह शाम दिल्ली में बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो पिछले 22 साल हो गए, इट्स ओवर 2 decades नाउ। तो अभी मैं बॉक्सिंग के अंदर रम चुका हूँ। तो जो ये आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है विकास, इस जर्नी में क्या हम ये छोटा सा कंक्लूजन, हल्का सा कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि एक ही काम को रिपीटेड करने से आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखो इसके अंदर इसके बारे में मेरे दो मत हैं। आप किसी देखो, एक तो मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने बॉक्सिंग की तो मेरी स्टडीज़ भी मेरे साथ चल रही थी। तो फिर एक दिन मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, मैं अपनी पूरी 100% एनर्जी में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ। तो अगर या तो आप मेरे को स्टडीज़ के अंदर डाल लीजिए ताकि मैं आगे पढ़ लिख के कोई अफसर बनूँ या फिर मान लीजिए कुछ भी करूँ, या आप मेरे को बॉक्सिंग में डाल लीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं नहीं, हम बॉक्सिंग करेंगे अगर तुम सही है। जब तक मेरा स्टेट के अंदर गोल्ड मेडल आ चुका था तो शायद मेरे फादर को भी थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था कि मेरा लड़का बॉक्सिंग के अंदर अच्छा हो सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है, प्रदेश के लिए कुछ कर सकता है, और अल्टीमेटली वो आदमी खुद के लिए कुछ कर सकता है। तो ये था। और जो दूसरा मत इसी के बारे में मेरा ये है, देखो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते रहोगे। देखो अब जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं उनको डिफरेंट चीज़ें कराता हूँ, मैं उनको बास्केटबॉल भी खिला देता हूँ, उनको स्विमिंग भी खिला देता हूँ। तो अभी मैं एक्चुअल में उनका एक पोटेंशियल देखना चाहता हूँ कि किस चीज़ के अंदर वो लोग बेटर हैं, राइट। जैसे अब 100 बच्चे एक साथ स्विमिंग करेंगे, अगर मेरे बच्चे उन 100 में से बेटर हैं, वो अच्छी स्विमिंग कर पाएंगे, जब मैं उनको स्विमिंग के अंदर डालूंगा, क्योंकि स्विमिंग फिर उनका लव बन सकता है। अभी उनका लव कुछ भी नहीं, फिर स्विमिंग उनका एक लव बन सकता है। तो मतलब इसके बारे में ये दो मत हैं। एक ये चीज़ तो आप श्योर है कि आप एनर्जी को डिवाइड नहीं कर सकते, कि आप थोड़ी देर 1 घंटा आप खेल लो, 1 घंटा आप पढ़ लो, 1 घंटा आप स्विमिंग कर लो, 1 घंटा आप बास्केट कर लो और आपको सक्सेस के चांस मिलेंगे। मेरे को लगता नहीं इसके अंदर है इस तरीके सक्सेस के चांस। तो लेकिन बचपन से ही आपको बच्चों को कई तरीके की चीज़ों के अंदर अगर आप डालोगे, थोड़ा सा इसका टैलेंट इसमें चेक कर ले, टैलेंट इसमें चेक कर ले, क्योंकि हमारा आपको पता है बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। तो एक बार जब तक वो तराशे नहीं जाएंगे, राइट, जब तक फिर हम उनका कैरियर अच्छे तरीके से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा खुद इसका ये मत है इस बारे में। अगर एक बार कोई करियर आपने जैसे डिसाइड कर लिया एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि माँ बाप ने आपको एक्सपोजर दिया, जैसे आप अभी
बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ जो है अभी आप उनको शेप में लाने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करवा रहे हो। वंस कि आपने पोटेंशियल को देख लिया कि हाँ इस चीज में पोटेंशियल है और बच्चे ने भी उसे दिल से अपना लिया, तो उसके बाद उसी में एनर्जी को लगाना, वही मेरे ख्याल से अल्टीमेटली सक्सेस का रूट बन जाता है। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि एक बार बच्चा अपना इंटरेस्ट चुन ले, क्योंकि देखो बच्चे हैं ना बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब सपोज मान लीजिए मेरे वाइफ का भाई मेरे बच्चों का मामा, अगर उनको ये बताने लग जाए नहीं नहीं मैं नेवी में हूँ, आप लोग भी नेवी के अंदर आइए, आप लोग ये कीजिए। देखिए मेरे किसी नौकरी के बारे में किसी ड्यूटी के बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं है, परंतु क्या वो उनका लव है या वो अपने सराउंडिंग से इम्प्रेस हो रहे हैं, राइट। अब मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में जाएगा, अब एक लड़का वहाँ बैडमिंटन करने लग गया, लेकिन मैं नहीं चाहता बैडमिंटन करे, लेकिन अगर उसके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट बैडमिंटन का है तो वो मेरे को बताएगा, ना कि वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर बताएगा, राइट। क्योंकि आप किसी दूसरे के मत से आप जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते। अब मेरे को किसी ने बता दिया कि नहीं नहीं तू क्रिकेट करने लग जा, और मैं क्रिकेट करने लग गया, जबकि क्रिकेट मेरा खुद का लव नहीं है, राइट। तो बच्चे के अंदर खुद का वो पैशन होना चाहिए, और खुद का पैशन माँ बाप को देखना चाहिए कि भाई किस चीज के अंदर वो औरों से बेटर कर पाएगा, वही उसका पैशन है। अब राइट, अब आप लोग मेरे को ड्राइंग कराने लग जाओगे, मैं नॉर्मल ड्राइंग कर दूंगा, लेकिन मैं कोई आर्टिस्टिक जिस लड़के के अंदर भगवान ने पैदाइशी ड्राइंग का टैलेंट दिया है, मैं उस जैसी कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मैं कितनी ही मेहनत करूं दिन रात, मैं उस जैसी नहीं कर पाऊंगा जिसको नेचुरल बोर्न टैलेंट भगवान ने दिया है। तो ये मेरे माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि मेरे टैलेंट को पहचाने और मुझे सही रास्ते पे लगाएं। आजकल के बच्चे अपने सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने सराउंडिंग से, क्योंकि मेरे को भी याद है जब मैं नाइन्थ क्लास के अंदर, नहीं मैं 8th क्लास के अंदर था जब, तो आईटी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट को लेना था, तो राइट। तो एक्चुअल में मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं कंप्यूटर को लेऊं, आईटी को चुनूं, और लेकिन मेरे दोस्त ये चाहते थे संस्कृत को लें वो, क्योंकि संस्कृत के अंदर पढ़ाई कम है और संस्कृत के अंदर हम जैसे हमारे टीचर भी थोड़े से सॉफ्ट से थे, उनको हम बेवकूफ़ बना सकते थे। तो फिर मैंने मेरे दोस्त के इन्फ्लुएंस में आगे संस्कृत ले लिया, जबकि मेरा कैरियर आईटी में होना चाहिए था, राइट। एक स्टडीज का पर्सपेक्टिव है तो आपका आईटी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं फॉरेन जॉब करनी या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, या मतलब आईटी का सेक्टर बहुत वास्ट है, लेकिन संस्कृत का सेक्टर छोटा है या तो। लेकिन अब मेरा फिर से मैं आपसे वही रिपीट करूँगा कि संस्कृत के लिए मेरी कोई वो दुष्प्रभाव नहीं है कि मान ली मैं इसको पसंद नहीं करता, वो भी एक नाइस लैंग्वेज है, बट लेकिन देखो मैंने अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके संस्कृत को लिया, जबकि मैं आईटी लेना चाहिए था, राइट। तो इस तरीके से बच्चे कई बार अपने सराउंडिंग से अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो माँ बाप को समझना चाहिए ये चीज़ होने के लिए सही नहीं है। इसी चीज में इसी बातों में मेरे को, जैसे आपने बताया कि आपका स्टेट का मेडल आया था, तो पहला स्टेट का मेडल जब आप जीते, जब आपने गोल्ड जीता स्टेट मेडल, तो कितनी खुशी हुई थी विकास? नहीं देखो उस समय मेरी एज सारी ही 11 साल थे, 11 वर्ष की आयु में जी नहीं 11 वर्ष की आयु में नहीं, फिर उसके अंदर मैंने कोई अलग अचीवमेंट नहीं, क्योंकि उस समय मेरा मुकाबला भी 11 वर्ष वालों से ही हुआ था। अगर मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि मैंने बड़े बड़े बच्चे रहे थे, दैट्स रॉन्ग, आई एम फेकिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो मतलब वो बच्चे भी 11 साल के थे, मैं भी 11 साल का था, उनको भी 1-1.5 साल हो चुका था खेलते हुए, मेरे को भी 1-1.5-2 साल हो चुके थे खेलते हुए, तो हमारा सेम वेट कैटेगरी सेम एज ग्रुप, और फिर मैंने उनको स्टेट चैंपियनशिप में 1 साइडेड हराया। तो उसके बाद फिर मेरे कोचेज ने भी ये देखा कि मतलब दिस गाय हैज सम डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट, इस तरीके से, हाँ। और जब से लेके जैसे ही मेरी पहली स्टेट की फाइट हुई, क्योंकि देखो यहाँ जो हमारा जो खुद का जो रिंग है, हमारा खुद का जो रिंग है, हमारा खुद का सेंटर है, इसके अंदर कोई भी आदमी अच्छा कर सकता है एक स्पायरिंग के या मान लो एक नॉर्मल फाइट से या ट्रेनिंग के परस्पेक्टिव के अंदर, परंतु वो चीज़ जब आपको प्रेशर पड़ती है, आप स्टेट चैंपियनशिप में आप अपनी जगह पे नहीं खेल रहे, आप किसी दूसरी जगह के अंदर खेल रहे हो, ये तो वो जो प्रेशर जो पड़ता है उसको आप कैसे हैंडल करके अपना बेस्ट दे पाते हो, तो दैट्स नोन एज लव, जिसको मैं बोलता हूँ। तो मेरे कोचेज ने देखा कि इसने अपने 4 फाइट हुई थी मेरी स्टेट चैंपियनशिप के अंदर, इसने 4 फाइट के अंदर उन सब बच्चों को हरा दिया। उससे पहले मेरा एक डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन था जो वहाँ हिमाचल के अंदर हुआ था, इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, तो मैं जिस लड़के से यहाँ पे आ रहा था, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब हमारी 2 टीमें बनी थी कि एक नंबर 1 टीम के लिए, एक नंबर 2, तो उस लड़के को ने मेरे को यहाँ हरा लिया था, जबकि जाके मेरी उस कंपटीशन के अंदर हुई तो मैंने उसको हराया, राइट, क्योंकि प्रेशर मैंने अच्छा रिलीज कर दिया, एंड वो लड़का आज तक भी बहाने बना रहा होगा शायद, मेरे को जो लगता है, ठीक है। और मैंने उसमें प्रेशर को अच्छे से रिलीज किया, प्रेशर को अच्छे से अपने अंदर अब्जॉर्व किया और अपना बेस्ट दिया, और मैंने उसी लड़के को हराया, जबकि रिंग इतना ही रिंग यहाँ पे है, इतना ही रिंग वहाँ पे है, परंतु एक होम टाउन का एडवांटेज था उस लड़के को कि वो अपने घर के अंदर बेटर खेल सकता है, मैंने बाहर बेटर खेला, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे कंपटीशन से अल्टीमेटली पढ़ाई की भी जो भी है अपने,
अब मान लीजिए आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए 10,000 बच्चे आपके सब्सक्राइबर हैं, या परमात्मा करे लाख बच्चे भी आपके सब्सक्राइबर हों बाद में, तो लेकिन उनका उस जगह तो वो नहीं होगा जहाँ वो बैठ के आज के दिन स्टडी कर रहे हैं। वो आपके सेंटर पे आके स्टडी कर रहे हैं, या वो नेट पे ऑनलाइन आपसे जुड़े हैं, अपने घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम तो उनका वहाँ नहीं होगा, उनको एनवायरनमेंट दूसरा होगा। तो उस एनवायरनमेंट के प्रेशर को एब्जॉर्व करके अपना बेटर देना, यही तो टैलेंट है जी। तो मेरे कोचेज ने मेरे इस तरीके का टैलेंट देखा, और जब से वो लोग मेरे ऊपर ध्यान देने लगे कि तू ये चीज करने लग गया, ये चीज करने लग गया, जबकि एक छोटे बच्चे के लिए वो चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। जैसे आज मैं मेरे बच्चों को बताऊं तो इस तरीके से स्लिप करने लग जाए, ऐसे पंच मारने लग जाए, मतलब बहुत मुश्किल होती है वो चीज़। परंतु कोचेज मेरे को जब से मैं उनकी आईज के अंदर आ गया, और जब से वो मेरे ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपने पहला नेशनल मेडल कब जीता विकास, मतलब सीनियर कैटेगरी के अंदर? अरे सीनियर मैं 2010 के अंदर आया था सीनियर कैटेगरी के अंदर, और उससे पहले मैं 2009 के अंदर भी वो सीनियर खिला था। जब एक्चुअल में मेरी एज सीनियर की नहीं हुई थी, मेरी एज यूथ की थी, और मेरे को सीनियर खिला दिया क्योंकि मैं अपने हरियाणा के अंदर द बेस्ट था, हरियाणा की तरफ से खिलाता मैं। तो फिर उस नेशनल के अंदर मैं हार गया था 2009 के अंदर। एक सर्विसेज का बॉक्सर था, बहुत अच्छा इंटरनेशनल बॉक्सर था, उससे मार गया। फिर अब देखो मजे की बात ये है कि मैं मेडल वाली फाइट यहाँ पे हार गया, ठीक है, 2009 नेशनल के अंदर। फिर 10 नेशनल्स हुई दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। अब वहां पैक क्राउड था बिल्कुल, और मेरी उसी लड़के से पहले फाइट हुई जिसके साथ मैं पिछली बार आ रहा था। फर्स्ट फाइट उसी लड़के के साथ हुई। अब देखो मेरा कैरियर का ये है कि आपके जूनियर के अंदर चाहे मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, यूथ कैटेगरी के अंदर, मतलब अंडर 16 अंडर 18 के अंदर मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, बन चुका था मैं यूथ का, मतलब सीनियर का नहीं आया था। मतलब देखो बॉक्सिंग के अंदर 3 एज कैटेगरी होते हैं, एक अंडर 16, एक अंडर 18, एक प्लस 18। तो उस टाइम में 18 ईयर्स का हुआ था, मैं 18 साल का हुआ था, और मेरा मुकाबला उसी लड़के के साथ था जिससे मैं पिछली बार आ रहा था। राइट। तो देखो अब आप महसूस कर सकते हो कि देखो मेरे को जॉब लगनी है, अब मेरे को जॉब लगनी है। अगर मैं वहां वो कंपटीशन जीत जाता हूँ, मेरे को एक अच्छी जॉब मिलनी है, मेरा पूरा इंडिया के अंदर नाम होना, कि सब इंडिया के आंखों में ये होना कि भाई ये लड़का अब नया राइजिंग स्टार होने वाला है, ये लड़का जिसने इस लड़के को हराया। तो फिर मैंने उस लड़के को उसी दिन हराया वहाँ। उसके बाद मैंने फिर मतलब जो गिने चुने नाम है, 2 ओलंपियन से उसके अंदर, एक हमारे बॉक्सिंग के अखिल कुमार थे, चलो उनको तो मेडिकल इनफिट हो गए, और एक दिवाकर प्रसाद 2004 के ओलंपियन थे, और ओलंपिक के अंदर भी उन्होंने एक फाइट जीती हुई थी, मैंने उनको हराया। लास्ट नेशनल चैंपियन एक विकास है अपना रेलवेज का, मैंने उसको हराया। फिर मेरे को बेस्ट बॉक्सर मिला वहाँ पे। तो कि मेरी जो 500 फाइट हुई वो सारी टफ हुई, और मैंने कैसे प्रेशर को रिलीज करके, मतलब कि मेरे फादर मुझसे बात कर रहे थे कि तेरे को कैसा महसूस हो रहा है, तू प्रेशर तो नहीं ले रहा, तू डर तो नहीं रहा, मतलब पेरेंट्स को कंसर्न हो जाता है अपने बच्चे के प्रति, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। राइट। तो कि मेरे फादर और मदर से जो मेरी बातचीत हुई, प्लस मेरे जो दोस्त वहाँ पे थे, मतलब दे ऑलवेज केप्ट मी बूस्ट अप कि तू वर्ल्ड चैंपियन है ऑलरेडी, तू इनको हरा देगा। तो देखो इंटरनली कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, क्योंकि रिंग के अंदर जाओगे तो आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो। राइट। आप उस समय के लिए आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो। आप रिंग के अंदर जाओगे, अगर आपके मुक्के नहीं चले तो आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो। राइट। तो आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा बॉक्सिंग के अंदर। ये नहीं कि आपने, जैसे सपोज मान लिया मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ, एक बार मैंने 10वीं 12वीं 15वीं 50वीं रैंक अचीव कर ली, तो मैंने एक स्टेबिलिटी कर दी है। बॉक्सिंग के अंदर आपको बार बार प्रूव करना पड़ेगा उसी चीज को। मैं अभी 2 महीने पहले स्टेट का गोल्ड मेडल बेस्ट बॉक्सर होके आया था, लेकिन आपको मेरे को वहां प्रूव करना पड़ेगा कि क्या मैं रियल में बेस्ट बॉक्सर हूँ। राइट। आज के दिन भी बेस्ट। राइट आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो वहाँ मैं गोल्ड मेडल हुआ नेशनल के अंदर, और बेस्ट बॉक्सर हुआ। मेरी उम्र उस समय मात्र 18 साल थी। फिर लकीली मेरी ट्रायल्स के अंदर मतलब मैं इनके साथ में ट्रायल्स हुई एक एशियन गेम्स के लिए। तो एशियन गेम्स के लिए ट्रायल के अंदर मैंने, हमारे जो बहुत अच्छे बॉक्सर थे, जय भगवान, जय भगवान अपने हिसाब से अभी हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी है वो। मैंने उनके साथ बहुत अच्छी फाइट दी, मैंने उनको हराया, ठीक है। परंतु एज ए सीनियर बॉक्सर उनको कॉमनवेल्थ गेम्स दे दिया गया, 2010 दिल्ली के अंदर हुआ था, और मुझे एशियन गेम्स दे दिया गया। तो मैं भारत का सबसे छोटा हूं जिसे मात्र 18 साल के अंदर एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता, जो अपने आप के अंदर रिकॉर्ड भी है। ये जो आपकी अचीवमेंट रही है विकास, ये मैं पहले भी 2 सेशन में हमारे व्यूअर के साथ जो हम लोगों ने कहा था कि गैस कीजिए कि कौन आ रहे हैं, जो कि यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट विनर रहे हैं एशियन गेम में, उनसे आपकी मुलाकात कराई जाएगी। तो वो मैं हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं।
तो इन सारी बातों में जैसे आप बता रहे थे कि बॉक्सिंग में हमें डे टू डे प्रूव करना पड़ता है, एवरी न्यू डे इज अ न्यू फाइट, राइट। जैसे कुछ एग्जाम्स या कुछ फील्ड हैं जिनमें एक बार आपका हो गया तो वो यू आर डन विद इट। सेम शायद मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ एक टीचर की लाइफ को भी, बिकॉज हर बार पेपर के लिए दोबारा से पढ़ना, दोबारा से तैयार करना, दोबारा से उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ाना, और वही चांसेस रहते हैं कि गलती भी हो सकती है, किसी भी इंसान से हो सकती है, उसको सीखना, फिर आगे बढ़ना, डेली अपने आप को प्रूव करना। मीन्स आप ये भी नहीं कह सकते कि आज अगर एक टीचर बेस्ट है तो वो पूरी लाइफ बेस्ट रहेगा। ऐसे ही जैसे बॉक्सिंग से हम इसको अगर सिमिलैरिटी में लेकर के चले, और सेम जो आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट आउट किया, ये भी मैं बच्चों से डिस्कस हमेशा करता रहता हूँ क्लास में, हमारे पूरी टीम डिस्कस करती रहती है कि आपका एग्जाम का एनवायरनमेंट अलग होगा, आपका एग्जाम का प्रेशर अलग होगा। आप यहाँ जो हमारी टेस्ट सीरीज देते हैं या आप हमारे कोचिंग में जो आकर के पढ़ते हैं, हो सकता है कि उसमें आप आज नंबर 1 हैं, पर आपको वहां भी उसी एनवायरनमेंट को सोक इन करना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वैसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाए, उसी हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं टेस्ट। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, आप मेरे को इसका ये भी बताना कि ठीक है या गलत है, क्योंकि प्रिपरेशन एक स्पोर्ट्समैन से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर नेट का या एग्जाम है सपोज, उसका लेवल यहाँ है, तो हम लोग यहाँ के क्वेश्चन डालते हैं बच्चों के टेस्ट में, ताकि उनको प्रेशर फील हो, और वो इस प्रेशर को शॉक इन करेंगे तो चाहे वहां पे लेवल थोड़ा डाउन आ जाएगा, बट वो एग्जाम प्रेशर ज्यादा होता है। तो वो प्रेशर उस लेवल को मैच करने के लिए इज इट अ राइट वे, या फिर हमें हमारे अप्रोच को थोड़ा। पहले आपने बताया कि भाई टीचर को हर दिन अपने लिए इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल सही है। आज आपने एक बच्चों का बैच है सपोज मान लीजिए, और उनको मैं धमका के समझाऊं कोई चीज, हो सकता है उनको समझ में आ जाए वो चीज। फिर अगला बच्चों का जो बैच है, हो सकता है उनको धमकाने से नहीं, उनको प्यार से समझ में आए। हो सकता है जो तीसरा बैच है उनको प्रेशर दिखा के समझ में आए। हो सकता है जो चौथा बैच है उसको रिलैक्स पोजीशन दे के समझ में आए, राइट। तो एज ए टीचर, जैसे अभी मैं यहाँ बच्चों को बॉक्सिंग भी सिखाता हूँ या स्टेडियम के अंदर बॉक्सिंग, क्योंकि मैं अभी अनफिट था तो मैंने पिछले 1 साल इन बच्चों को यहाँ पे सिखाई है। तो मैंने ये चीज़ समझी कि हम एक दाव सबके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे मेरे भी 4 बच्चे हैं, तो मैं चारों के ऊपर ये एक तरीके से नहीं करवा सकता उनसे काम। मैं उसे प्यार से बोलूँगा, कभी उसको डराऊंगा, कभी उसको धमकाऊंगा, मतलब किसी भी तरीके से, मतलब माँ बाप के काम होते हैं वो अलग तरीके से उसको मैनेज करे, मतलब अल्टीमेटली। लेकिन गोल क्या है, एक टीचर का भी वही गोल है, एक खिलाड़ी का भी वही गोल है कि अपने फील्ड के अंदर बेस्ट होना, राइट। तो नंबर एक तो पहली बात ये है। सेकंड बात जो आपने बताई, मतलब आप एक माहौल सा क्रिएट कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। परंतु उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर मान लीजिए आज आपका नेट का टेस्ट है, ठीक है, आपको पता है उसके बाद आपको JRF मिल जाएगा, ठीक है, और आपके सरकार आपका पैसा, आपका मतलब खर्चा उठा लेगी, कुछ ना कुछ सरकार आपकी मदद करेगी, प्लस आपको पेरेंट्स सब लोग मतलब वाह वाही करेंगे, आपके रिश्तेदार सब लोग वाह वाही करेंगे। लेकिन क्या आप वह माहौल तो नहीं बना पाओगे ना वहाँ पे। नेट से पहले उनको नींद नहीं आएगी। अब सपोज मान लीजिए उनका शाम को 5 बजे एग्जाम है, तो अब क्या सोच सकते हैं उनको पूरे दिन नींद आ जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्या सोच सकते हैं उनको पहले वाली रात नींद आ जाए? राइट। तो मतलब आप इसमें मतलब कुछ हद तक ही आप इनका बच्चों का कुछ कर सकते हैं, हाँ। लेकिन इसके अंदर टोटली हमें ज्यादा से ज्यादा ही एग्जाम देने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा ही कंपटीशंस खेलने पड़ेंगे, जब भी मैं उस चीज को ओवरकम कर पाऊंगा, राइट। और अगर बच्चों को एक बार बाद की फोटो दिखा दी जाए कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इज दिस द लास्ट वन, दैट्स इट। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब मेरा बेटा है, वो क्लास के अंदर जाता है, मेरे 2 बेटे, एक बेटी पढ़ती है, एक बेटी छोटी है अभी। तो मेरे बच्चे आगे दिखाए, पापा मेरे 100 में से 98 हैं, 10 में से 10 हैं। तो मतलब एक नॉर्मल पेरेंट्स का क्या बिहेवियर रहेगा? वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं उसको नेचुरली इग्नोर कर देता हूँ देख के, जस्ट वेरी गुड, कोई बात करो। पापा आपको खुशी नहीं हुई? मैं पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तेरे नंबर 10 आए या 1 आए, मतलब राइट। मतलब आपको देखना पड़ेगा, मैंने उनका बचपन से प्रेशर रिलीज कर दिया है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को एक्चुअली बताऊं, मेरे को रियलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से। मेरे बच्चे के 10 में से 2 नंबर आ गए सपोज मान ले, अब सब पेरेंट्स जाके क्या कहेंगे कि भाई मेरे बच्चे के 2 नंबर आ गए, टीचर को जाके डांटेंगे, बच्चे को जाके डांटेंगे, हाँ, और ध्यान दो। मैंने सिर्फ ये कह रखा है कि मेरे बेटे के अगर 2 नंबर आ जाते हैं तो 2 नंबर वो 1000 आदमियों के बीच में माइक लेके समझा सके कि उसको 2 नंबर ये किस नंबर के आए हैं, और ये क्वेश्चन उसको नहीं आते तो नहीं आते, राइट।
एक वो सच बोलना सीखेगा। हाँ। अगर पेरेंट्स का प्रेशर, जैसे मेरे पापा भी मेरे को धमकाते थे जब मेरे मार्क्स कम आते थे, राइट, क्योंकि देखो सभी जनरली हाँ सभी हमारे जो मतलब अभी आजकल के न्यू पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन पुराने पुराने माँ बाप धमकाते थे, उनको पता था बच्चे को आगे नौकरी नहीं मिलेगी या मान ले उसका करियर अच्छे तरीके से नहीं होगा। देखो उस लेवल पे वो चीज़ सही थी। मैं ये कह रहा हूँ आज के दिन भी कोई माँ बाप अपने बच्चे को बुरा नहीं करना चाहता, बट लेकिन एक तरीका अलग अलग हो सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब मान ले मेरा एक दोस्त है, वो अपने बच्चों को पीट देता है कभी कभार, मान ले कुश्ती नहीं कर पाता तो, और मेरे वाला बच्चा कुश्ती नहीं कर पाया, मैं उसको पीटता नहीं, मैं उसको कहता हूँ कोई बात नहीं हम बाद में कर लेंगे, राइट। तो उसका उसका जो बाप है लड़के का, वो उसका दुश्मन नहीं है और मैं भी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों के तरीके अलग अलग है, राइट। तो मैंने मेरे बच्चों का प्रेशर रिलीज कर दिया है। तो अगर माँ बाप इस तरीके से प्रेशर फैक्ट्री के रूप से बनाना चाहते हैं तो वो मेरे को लगता नहीं कि वो ठीक है। वो बच्चा अपना दे नहीं पाएगा। मेरा बेटा 10 में से 2 नंबर आ गए और फिर वो मेरे से झूठ बोलेगा, मैं उसको धमकाऊंगा, मेरे से झूठ बोलेगा, राइट। मेरे को भी पता है वो झूठ बोल रहे हैं। फिर मैं बच्चे अपने बच्चों को झूठ बुलवाना चाहता हूँ? क्या आप अपने आप से पूछो कि क्या आप लोग अपने बच्चों को झूठ बुलवाना चाहते हो? तो मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। एक बार और को आपको किस्सा बताता हूँ, मैं प्रेशर रिलीज का एक किस्सा बताऊंगा। मैं मेरे बेटे के, मेरा बेटा है धनंजय राव, तो उसके यहाँ एग्जाम के अंदर चला है, उसके कोई मान ली ये फर्स्ट, अभी वो 3rd में है, अब उसके फर्स्ट क्लास की बात है, 2nd क्लास के बाद 1-2 साल हो चुके उसको, तो उसके 98% मार्क्स आए। अब भाई बच्चे के सभी के आए 90, किसी के 95 आए, क्योंकि बच्चे का सिलेबस कम होता है, वो अपने घर परिवार उसको रटाई रखते हैं। तो मैं जाके कहा उस मैडम से, मैडम इसके 98 है। बोले सर कोई बात नहीं सर, हम दोबारा पेपर चेकिंग कर लेंगे। तो उनको ये लगा कि मैं नॉर्मल माँ बाप की तरह उनसे कंप्लेंट करने आया हूँ, मेरे बच्चे के 2 नंबर कहाँ कट के, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट में, इसमें 100 में 100, इसमें 97 में, ये नंबर कहाँ कट के पेपर। नो मैडम आपने गलत किया है। तो बोली सर सॉरी सर, हम दोबारा रीचेकिंग कर लेंगे पेपर को। नहीं, आपने पेपर नंबर दे के ज़्यादा गलत किया, क्योंकि अल्टीमेटली उनका एक सिलेबस वास्ट होना है। इसके बाद मान ले आप फर्स्ट के बाद 2nd सिलेबस वास्ट हो जाएगा, 2nd क्लास का, 2nd के बाद 3rd का वास्ट हो जाएगा, तो मेरे बच्चे इस पेस को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। अगर आप उनके थोड़े से कम नंबर देते, मान ले 80% देते, 90% देते, तो मेरा बेटा अगले साल ग्रो करता, 91% लाता, उसको लगता कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ, तो अगली बार वो 92 लाता, 92 लाता। अब मेरा बच्चा डाउनफॉल में जाएगा, 98 से ऊपर क्या आएंगे बच्चे को, अब वो 98 से 95 पे आएगा, वो 5वीं क्लास तक 91 पे आ लेगा। उसका तो क्या लगेगा, पापा मेरे पहले 98 आते थे, अब 91 आने लगे, तो मैं डाउन जा रहा हूँ ना। तो मैं कहा मैडम आपने गलत किया। तो फिर मैडम मेरे को बोली, मैं और मेरी वाइफ थे, तो मैडम मेरे को बोली कि अब मैंने अलग ही पेरेंट्स देखे, इस तरीके का कोई पेरेंट है नहीं यहाँ पे, मतलब जो अपने बच्चों के, हमारे पास हजारों पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाओ, ये काम करो वो काम करो, लेकिन आप एक पहले ही ऐसे पेरेंट है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैडम मैं इस तरीके का हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम ये है कि मेरे बच्चे खुश रहे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आप अगर अपने बच्चे का बचपन से ही वो प्रेशर रिलीज कर दो, सिर्फ ये बात बोल के कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्क्स कितने आएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि तू कितना खुश है, तो बच्चों का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। एक किसी कंटिन्यूएशन में मैं आपसे, क्योंकि जो आप बोल रहे थे उसी में मेरे को ये थोड़ा सा ध्यान आया कि काफ़ी सारी कोचिंग ऐसा करती हैं कि टेस्ट बहुत शुरुआत के आसान बना देती हैं और उससे फिर बच्चे को, वही जैसा आप बता रहे थे, और फिर धीरे धीरे लास्ट तक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बल्कि होना उल्टा चाहिए कि शुरुआत टफनेस से होनी चाहिए, और थोड़ा सा एटलीस्ट इस चीज़ को बिना, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया था पर मैं शायद हमारे व्यूअर कमेंट में बता देंगे कि क्वांटा केमिस्ट्री इसी चीज़ को फॉलो करती है कि पहले इनिशियल टेस्ट बहुत टफ रहते हैं बच्चों के लिए, और वो धीरे धीरे लेवल जो है इस हिसाब से आने लगता है कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट भी बने, उसको ग्रोथ भी दिखे, और अगर ग्रोथ नहीं दिख रही है तो हम लोग उनसे स्पेशल कांटेक्ट भी करते हैं। और एक और चीज मैं आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि कल को आप पेरेंट्स बनेंगे, तो जो आज बच्चे जो हैं देख रहे हैं, और आपकी जर्नी, क्योंकि मैं पर्सनली आपको बहुत क्लोजली जानता हूँ, और क्योंकि आपका इंजरी का फेज रहा है, आपके कई बार अनजस्टिस वाला फेज रहा है कि जो राइटफुली जो चीज़ होनी चाहिए थी वो आपको नहीं दी गई। इस तरीके के फेजेस में, या आज के जो ये व्यूअर्स हमारे बच्चे जो देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम जैसे दे रहे हैं और फेल हो गए, या इस बार नहीं हो पाया, या उतनी रैंक नहीं आ पाई जो ये लाना चाह रहे थे, पर हर 6 महीने में CSIR का एग्ज़ाम हो जाता है ऑलमोस्ट, ऐसे ही हर दिन आप नई ट्रेनिंग करते हो, कुछ साल में कंपटीशन होते हैं, तो उस फेज से आपने कैसे ओवरकम करते हो, और इन बच्चों को कैसे ओवरकम करना चाहिए
डाउन फेज से दोबारा अप फेज, मतलब 18 साल के पहले यंगेस्ट बॉक्सर टू गेट अ गोल्ड मेडल, और फिर बीच में डाउन फेज आए, फिर अप फेज आए, फिर डाउन फेज आए। आज आप प्रोफेशनल में भी अभी तक कोई लूज नहीं है, आप बहुत बड़ी कंपनी के साथ जो है टाई अप है, मतलब उनके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत जगह, आप बहुत प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ अभी यहाँ भिवानी में आप सर्विस कर रहे हैं पुलिस में एज अ डीएसपी, आई गेस डीएसपी की पोस्ट पे भी संभाल रहे हैं, बच्चे आपके हैं, छोटे बच्चे हैं, घर है, सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, अप फेज डाउन फेज भी हैंडल कर रहे हैं। तो यही चीज ये कैसे हैंडल किया आपने, और बच्चे ये कैसे कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा बताइए सर। देखिए मैं बताता हूँ अमर, एक लाइफ कभी भी आपको स्ट्रेट चीज़ में नहीं मिलेगी, ठीक है। आपकी तबीयत कभी खराब होगी तो एक दिन बेटर भी होगी, एक दिन बेटर है तो हो सकता है कुछ दिन के बाद वो खराब भी होगी। तो मतलब हो सकता है आप एक दिन जीत जाओ, एक दिन आप टेस्ट के अंदर अच्छा कर लो, अगले दिन आप टेस्ट के अंदर ना अच्छा कर पाओ। ये देखो लाइफ का रूल है। हमारा हार्ट मॉनिटर भी अगर प्लेन सीधा चलने लग गया तो आज मतलब आदमी एक्सपायर हो गया, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है। आप किसी बच्चे को समझाओगे ना, अब अगर कोई बच्चा डिप्रेशन के अंदर है, किसी बच्चे का आप सपोज मान लीजिए पिछला टेस्ट नहीं हुआ और उसने बहुत आस लगा रखी थी, उसका टेस्ट नहीं हुआ, तो आप उसको ये बातें समझा के भी आप उसको बाहर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अभी उसका दिमाग दूसरे फेज के अंदर चल रहा है, ठीक है। सिर्फ अपने जो बच्चे हैं, जो आप जिनको पढ़ा रहे हो, उनको सिर्फ एक ही बात समझाओ, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, अंटिल आई विन, आई विल गिव ऑल माई हार्ट इन दिस। आज सुबह ही मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, तो जब ही सुबह ही मैं एक बुक पढ़ रहा था, द पावर ऑफ ना इसका द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। फिर अब मैंने जैसे ये किताब पढ़ने लग रहा हूँ, तो इस किताब के अंदर एक कोट था कि एक खिलाड़ी था, वो हाई जंप का खिलाड़ी था, मतलब ही वॉज एन एथलीट और ही वॉज अ वर्ल्ड क्लास एथलीट। तो अब वो फियरफुल है कि भाई वो इस लेवल को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहा है, वर्ल्ड में बेस्ट हो सकता है, वो इस चीज पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बेस्ट हो सकता है आज तक का, लेकिन वो इसमें कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यू नो व्हाट हिज कोच सेड, उस कोच ने बताया कि थ्रो योर हार्ट ओवर द बार एंड योर बॉडी इज गोइंग टू फॉलो, राइट। तो मैंने सुबह इस कोट को पढ़ा, आई वाज लाइक कि या दैट्स द रियल डील, दैट्स द रियल डील। कि थ्रो आपने अपने दिल को आप हार्ट से ऊपर फेंक दो, मतलब उस अपने बार से ऊपर फेंक दो और आपका बॉडी अपना पीछे पीछे आ जाएगा। तो मतलब ना अब आपको पता लगा कि माइंड कितना जरूरी है किसी भी चीज को अटेन करने के लिए, राइट। विनर एंड लूजर सिर्फ माइंडसेट से ही डिफरेंस होता है। अब अगर मैं बोलूंगा मेरे को रिंग में जाने से पहले प्रेशर नहीं फील होता, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको। अगर कोई भी, अगर उसेन बोल्ट भी अगर रनिंग कर रहा है, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो कर रहा है, कोई भी आदमी अगर उस सक्सेस को अटेन कर चुका है और उसको दोबारा करे, चाहे उसको 10 बार भी करेगा, तो उसको हमेशा एक नर्वसनेस फील होगा। उससे पहले वाली रात को उसको नींद नहीं आनी है। उस दिन के अंदर अगर शाम को उसका इवेंट है तो उसको नींद नहीं आएगी, अगर वो इतने बड़े लेवल पे। अब मेरे लिए वो बड़ा लेवल है, आप लोगों के लिए वो लेवल एग्जाम्स का है, आप लोगों के लिए वही लेवल ओलंपिक का है, क्योंकि आपकी लाइफ सिक्योर होने वाली है। उसे एग्जाम्स आपने क्लियर कर दिया, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और आप जो चीज चाहते हैं वो सक्सेस आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए भी वो ओलंपिक्स ही है। तो यू नो, हाँ, तो आपका भी वही सेम प्रेशर है जो मेरे ऊपर प्रेशर होने वाला है, राइट। तो इसलिए अगर मेरी एक छोटी सी सलाह है इसके बारे में, अगर आप दिन भर अपना हर दिन, जैसे आज आपने स्टडी की, आपका 100% अगर आपने स्टडी की है आज के दिन, तो आप सुकून से अपने रात को घर पे सो सकते हो कि वट एवर दैट वाज पॉसिबल आई डिड इट, ठीक है। अगले दिन भी यही है। अब आज का काम अब खत्म हो चुका, अब आप सुबह मॉर्निंग के अंदर उठ के, तो हमारा आपको सुबह ये सोचना है कि आज मैं बेटर कैसे पढ़ा सकूं, कल वाला अपना खत्म हो चुका है, और बच्चों के लिए आज मैं अपना 100% कैसे दे सकूं, ठीक है। अब अगर लगातार मान लिया आपकी 2 महीने कोचिंग है, 4 महीने कोचिंग है, आपने लगातार अपना 100% दिया, तो मैं शर्त के साथ बता रहा हूँ आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा जो नॉर्मल आप विदाउट प्रिपरेशन के लिए आप गए हो। अब मैं आपको अपना एक काम बताता हूँ, और निश्चित रूप से है ना, आप लोगों के जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी इस चीज को एग्री कर लेंगे। अगर मैंने आज यहाँ ट्रेनिंग नहीं की, राइट, मैंने कल एक चीज मिस कर दी, सपोज मान ली कल मैंने एब्स की एक्सरसाइज थी, मैंने वो मिस कर दी और मैं घर आके सो गया, तो आपको क्या लगता है वो चीज मेरे दिमाग में नहीं है? वो चीज मेरे दिमाग में आएगी, फिर मैं उस चीज को और कम करने के लिए फिर मैं अगले दिन ट्रेनिंग कर लूंगा, फिर एक दिन में फिर मैं मिस कर दूंगा, फिर बीच में एक दिन मैं मामा के घर जाऊंगा, बीच में एक दिन में छुट्टी कर लूंगा। तो आपको क्या लगता है वो चीजें मेरे दिमाग के अंदर बर्डन हो रही है? अगर मैं समझ रहा हूँ कि मैं उस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मम्मा की जाके एंजॉय कर रहा हूँ, तो यू आर रॉन्ग, आप नहीं कर पाए क्योंकि आपका फील्ड वो नहीं है।
हाँ, मामा के घर जाके आपका एंजॉय नहीं है। अगर आप पूरा काम आपने यहाँ डन कर रखा है, उसके बाद आप किसी चीज को एंजॉय कर सकते। राइट, आप समझे मेरी बात को। अगर आपने 100% कोई काम नहीं कर रखा है, तो आप एग्जाम के अंदर बैठोगे, आपको सीट मिलने से पहले आप इतने नर्वस होगे, यार क्या पता उस लेसन में से वो क्वेश्चन ना आ जाए, तो मैं उस दिन अगर एग्जाम्स में जाता तो मैं वो पढ़ लेता। बिल्कुल। राइट, अब मेरे को भी ऐसा महसूस होता, और मेरे को नहीं, सभी स्पोर्ट्समैन को ऐसा महसूस होता है जो एक लेवल के ऊपर जाके अचीव कर जाते हैं, उनको यही महसूस होगा, काश मैं 3 दिन की मैंने छुट्टी मार ली यार, काश मैं उस दिन कर लेता यार। और ये बॉक्सर है, इस तरीके से खेलता है, और मैंने देख इस तरीके से तैयारी थोड़ी सी कम की है, बेटर कर लेता मैं। हाँ, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप 100% करके जाओगे तो आपको इस चीज का मलाल नहीं देगा। मेरा जो कुछ था मैंने अपना 100% दे दिया है, अब सारी चीज भगवान के हाथ में है, जो वो देगा मुझे मंजूर है। मैं इस तरीके से सोचता हूँ, इस तरीके से मैं प्रेशर रिलीज करता हूँ। और जैसे भी आप लोगों का एग्जाम हो जाए, मतलब एग्जाम हो जाए आप लोगों की, मतलब आप प्रिपरेशन हो जाए, तो अगर आप डेली प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज मान लिया आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे, 5-6 घंटे, जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो, उसके बाद जाके एक बार रूम पे जाके अपने अंदर मिरर के अंदर खड़ा होकर अपने आप को फेस किया करो कि हाँ आज मैंने 100% किया। टीचर बता रहा था, मेरा ध्यान वहीं पे था, मेरा ध्यान कहीं और कहीं नहीं था, अपने दोस्तों के साथ नहीं था मेरा ध्यान, मेरा 100% फोकस मेरा वहीं पे था। तो आज का दिन मेरा सही है, करेक्ट, आज का दिन सही है। अगर आपने ये 100, 200, 300 करेक्ट लगा लिए ना पूरे, तो आप मेरे को बताइए। मेरा नाम विकास कृष्ण यादव है, मैं डीएसपी हूँ हरियाणा पुलिस के अंदर, भिवानी मेरी पोस्टिंग है। आप लोग मेरे से आके मिलना कि भाई साहब या सर आपने ये चीज़ बताई थी और ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, तो मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ। बिल्कुल, इतनी बड़ी बात आपको सर ने बता दी है, मूल मंत्र बता दिया सक्सेस का कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। तो अगर फेलियर आती है तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, फिर करेंगे, बार बार करेंगे। और ये आप सर की लाइफ से भी देख सकते हो। पहला मेडल जो एशिया में यंगेस्ट गोल्ड मेडल जीता था 18 की उम्र में, दैट वाज इन 2010। एंड उसके बाद जो सर आपने अभी इंजरी से पहले जो लास्ट इंडिया का मेडल, इंडिया के लिए मेडल जीता, वो कौन से ईयर में जीता सर? नहीं, मैंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, फिर 18 एशियन गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्योंकि मतलब ब्रॉन्ज मेडल मैं जीता नहीं बोल सकता, वो मेरे को मिला है, क्योंकि गोल्ड ही हमेशा जीता जाता है। राइट, गोल्ड ही हम जीत सकते हैं, बाकी चीज़ हमको मिलती है कि हमने वो चीज़ अचीव की है, लेकिन वो मिल गई, आई गेट दैट, आई गेट ब्रॉन्ज, आई गेट सिल्वर, ओनली गोल्ड ही हम जीत सकते हैं। ठीक है, तो मैंने गोल्ड मेडल जीता, फिर मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसके बाद ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट हुआ, उसके अंदर फिर से मेरे को सिल्वर मिला, क्योंकि फिर से मेरी आंख पे कट लग गया था। तो अभी मैं लास्ट टाइम मैं स्पेन टूर्नामेंट गया था, वहाँ मेरे को सिल्वर मिला। अभी एशियन चैंपियनशिप के अंदर मेरे को मेडल मिला। तो अभी ओलंपिक के बाद मैंने कोई कंपटीशन अभी तक खेला नहीं, क्योंकि ओलंपिक में मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, तो फिर मेरे को ये सब स्कैपुलर मसल थी, ये पूरी फट गई थी, पूरी टिप कंप्लीट टीयर हो गया था, तो इसे सर्जरी करके इसको जोड़ा गया है। अभी मैं दोबारा से फिट हूँ, तो अभी मैं दोबारा रिंग में आऊँगा। तो आप लोग जो अगर ये कह रहे हो कि फेल्यूर से सर आप कैसे उठे हैं, आप लोगों के दिमाग के अंदर होगा कि मैं यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें आंक लूँ आपके सामने, कैमरे के सामने। मैं राइट नाउ अभी मैं फेल्यूर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ अमर, मैं फेल्यूर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। मैं इस चीज को अच्छे से इसलिए जान सकता हूँ बिकॉज आई नो कि सर का जो मतलब विकास सर का करियर रहा है, मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है। जब ये न्यूज़ मिली थी कि शोल्डर इंजरी हुई है, थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर एंड इंस्टाग्राम और बाद भी से भी वहाँ से पता चलता है कि क्योंकि बिजी रहते हैं तो स्टेटस से और उन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि हाँ अभी इंजरी का फेज चला है। और उस टाइम पे आप लोग, हम लोग इंस्टा का जो हैंडल है ना सर का, वो टैग करेंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग स्टोरी देखना, आपको खुद मोटिवेशन फील होगा। जो इंसान जिस टाइम पे शोल्डर इंजरी हुआ था, उस टाइम गोल्डन फेज में चल रहे थे, लगातार मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल जीत रहे थे। और वो शोल्डर इंजरी से पहले हर कोई ये कह रहा था कि दिस टाइम ही इज गोइंग टू विन इन द ओलंपिक्स फॉर श्योर। और खुद भी मतलब सभी हम लोगों को भी यही, जितने भी इंडिया के व्यूअर्स जो बॉक्सिंग को बहुत फॉलो करते हैं या इन जनरल स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, उन सबको भी यही लग रहा था। और वो शोल्डर इंजरी के बाद भी आप स्टेटस अगर देखते या आप स्टोरीज अगर देखते और आज भी देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इतने बड़े स्टेज मिस आउट करने के बावजूद ही वॉज क्वाइट मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। और हम 100% श्योर है कि इतना कुछ आपने अचीव किया भारत के लिए, हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, और आप जरूर इससे भी ज़्यादा कुछ ना कुछ करोगे और सोसाइटी के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है एज एन ऑफिसर, एज एन पर्सन। बिलोंग, हम लोग ऑलमोस्ट पड़ोसी गांव से बिलोंग करते हैं। गांव के लिए भी आप लोग, आपने गांव का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन किया है।
और इसी तरीके से आप उसको और भी रोशन करोगे। तो जो जो मेरी अचीवमेंट है वो इट्स नॉट अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड और एशियन गेम्स गोल्ड, ठीक है, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। मैंने जैसे 2010 के अंदर मेडल जीता, फिर मैंने 11 के अंदर मेडल जीता, 22 फिर साल के फेज भैया नहीं 22 साल नहीं मेरे को एक्चुअल के अंदर, हाँ मतलब 19 साल हो चुके हैं मेरे को लगातार मेडल जीतते। परंतु अगर मैं सीनियर स्टेज की बात करूं तो लास्ट 12 साल से मैंने ऐसा कोई साल मिस आउट नहीं किया जिस दिन मैं कोई कंपटीशन खेल रहा हूं और मैंने मिस आउट किया हो। और इट्स नॉट अबाउट के लोकल टूर्नामेंट के, ये कोई लोकल टूर्नामेंट हो रहा है, राइट, चाहे यस चाहे वो नहीं इंटरनेशनल स्टेजेस के अंदर भी लोकल टूर्नामेंट होते हैं, राइट, जैसे 5-4 देशों का कोई टूर्नामेंट हो गया उसके अंदर सब लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए आते हैं। मैंने हर साल उस जगह मेडल लिए हैं जो मेजर टूर्नामेंट से, लाइक मेजर टूर्नामेंट से एशियन चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ठीक है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, मतलब इसी तरीके के मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं। बाकी ये 5-4 मेजर टूर्नामेंट है, इसके अलावा मेजर टूर्नामेंट्स नहीं होते। तो मैंने उन टूर्नामेंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी एक बढ़ती है, हाँ, तो कंसिस्टेंसी का कारण ये है कि मैं एवरीडे 100% करता हूँ अपना, राइट, कि आज आप मेरे को किसी से लड़ा लोगे ना, मैं हार जाऊंगा तो मेरे को परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि मेरा हाथ इतना ही था और मैं इतना ही कर पाया अपना 100%। रेस्ट यू हैव टू लीव अप समथिंग टू गॉड आल्सो, ठीक है, तो इस तरीके से है। तो आप जैसे आप लोगों ने बताया कि मैं यहाँ डीएसपी हरियाणा पुलिस के अंदर मैं यहाँ जॉब भी करता हूँ, साथ साथ मैं गेम को भी मैनेज कर रहा हूँ, और अभी मैं पूरी तरीके से फिट हो चुका हूँ। अभी कुछ दिन के बाद मैं यूएसए जाके प्रोफेशनल के अंदर अपने देश का और अपने कंट्री का, मतलब मेनली मेरा खुद का, मेरी फैमिली का, मेरे शहर का, मैं उनको रिप्रेजेंट करूँगा कि भाई हमारे शहर से भी बच्चे उठ के वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जीत सकते हैं। अमेरिका के अंदर मेरी फाइट हुई थी मेडिसन स्क्वायर गार्डन MSG, जहाँ अपने मोदी जी गए थे, तो उस स्टेज के अंदर अपने फाइट हुई और पूरा पैक क्राउड था। इंडिया कोई बॉक्सर वहाँ पे है नहीं, तो देखा कि इंडिया का भी कोई बॉक्सर इस लेवल पे आ सकता है क्या, तो हमारे लोगों को भी उम्मीद हुई। अभी उन्होंने मैं परसों 2 दिन पहले यहाँ बॉक्सिंग सिखाने जाता हूँ, मैं ट्रेनिंग खुद भी ट्रेनिंग करता हूँ, कई बार बच्चों को रहता हूँ, तो एक छोटा सा 10-11 साल का बच्चा एक बोला, हेलो भैया मैंने आपको देखा है, मतलब मेरे को सिर्फ देखा है तूने, हाँ कहाँ देखा, मतलब आपकी फाइट देखी थी, आप 1-2 बहुत अच्छा मारते हो। तो मतलब आप उन बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो कि आप भी उस लेवल पे जा सकते हैं, राइट, तो मतलब ये आप, मतलब मैं इस चीज को मानता हूँ कि आप खुद के लिए कितना कर रहे हो, दैट्स एवरीवन डज फॉर देमसेल्फ, बट व्हाट यू आर डूइंग गिविंग बैक फॉर द सोसाइटी। तो इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ मैं ना तो मैं बता दूं कि आजकल के हमारी जो यूथ है वो बहुत लोग नशा करते हैं, ठीक है, बीड़ी, राइट, बियर शियर उनके लिए नॉर्मल है, एक चिलिंग फेज है उनके लिए। मैंने आज तक नहीं किया इस चीज को, राइट, क्योंकि मैं अपने शरीर के साथ चीटिंग नहीं करूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने बॉडी के साथ चीट कर दिया ना तो ये भी मेरे को चीट करेगा, और ये मैं इसको अकेले में चीट करूंगा, शराब पी के अकेले में चीट करूंगा, और ये मेरे को सब दुनिया के सामने चीट करेगा। जहां मेरा कंपटीशन होगा, जहां मेरे को हजारों लोग देख रहे होंगे, मेरे बच्चे मेरे को देख रहे होंगे, मेरी फैमिली मेरे को देख रही होगी, मेरा सारा कंट्री मेरे को देख रहा होगा, ये मेरे को वहां चीट करेगा। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा कि मतलब मैं वहां जाके चीट हूँ, राइट, जब तक मैं गेम कर रहा हूँ मैं नशा नहीं करूँगा। अच्छा, इसी चलती हुई कन्वर्सेशन में आपने 2 चीज कही, एक तो जैसे वो बच्चे वाली बात कही, तो मेरे को याद है मैं जिस टाइम पे नेट की प्रिपरेशन करता था, GS राय रहता था दिल्ली में, तो आपका फाइट आता था, तो हम लोग हॉस्टल PG में रहते थे, सारे लोग इकट्ठे, जितने भी हरियाणा से MDU और GJU और KUK से गए थे। वैसे मैं ये भी बता दूं कि KUK से आपने भी स्टडी किया है जी। आप तो जितने बच्चे हम लोग गए थे, तो जब भी फाइट होती थी तो हम लोग ऐसा, मैं चलाता था उसको देखता था, तो सब लोग बैठ के देखते थे कि, क्योंकि सबका एक फैक्टर हो जाता है ना कि हमारे बीच से ग्रास रूट लेवल से उठ करके एक आदमी वहां तक गया है, और जो 1-2 की बात कर रहे हैं वो उसके सारे ही लोग फैन हैं। मतलब मैं आपको मेरा पर्सनल लैपटॉप खैर मैं आज लाया नहीं, बट कभी जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो दिखाऊंगा, तो उसमें क्लिपिंग्स हैं जो मैंने व्हाट्सएप से और नेट पे घर पे भेजी हुई हैं अपने फादर मदर को। मगर आज ये फाइट हुई थी क्योंकि उस टाइम रात को कंपटीशन था, मेरे को कंपटीशन याद नहीं है कौन सा कंपटीशन था, जिसमें उज्बेकिस्तान का कोई बॉक्सर से शायद आप सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल, हाँ जी, उसमें आपका फाइट हुआ था। तो उस टूर्नामेंट के क्लिप्स में ऐसे कट करके और वो ग्रुप्स में भेजा था, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था बचपन में हल्का फुल्का, बट वो मैंने आपको शायद पर्सनली मैं वो स्टोरी बताई थी कि सबके बस की बात नहीं होती, तो मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैं इस चीज में कभी वो किया ही नहीं, स्टेप ही नहीं किया। जो फील्ड
आपको इंटरेस्ट दे, जैसे शुरुआत में विकास सर ने बोला था उस चीज में जाना चाहिए, तो मेरे को इस फील्ड ने इंटरेस्ट दिया, तो आई प्रोसीडेड इन दिस डायरेक्शन। और एक मेरे को इसी कन्वर्सेशन में 1-2 के बाद एक नाम, बहुत बड़ा नाम जो सर ने लिया था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनसे आप मिले और उनके साथ आपकी फोटो है, आपको अर्जुन अवार्ड मिला, भीम अवार्ड मिला, और आप बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मिले हैं। कैसा, मतलब प्राइम मिनिस्टर से कैसा मीटिंग रहा आपका, किस तरीके का? नहीं, देखो देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बनाऊं तो मतलब मैं मोदी जी को ज़्यादा सुनता नहीं था, ठीक है, क्योंकि देखो मैं अपने गेम के अंदर था, ज़्यादा बिजी था। मैं 2018 में उनसे मिला, तो मतलब उन्होंने सब बच्चों के साथ वहीं बैठे बैठे कनेक्ट कर लिया, लाइक ही हैज़ सम मैजिक वैंड, ठीक है। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा या कोई भी एक ग्रुप, मान ले 500 लोगों का ग्रुप, अगर मोदी जी से मिलेगा तो उनको मैजिक वैंड से उन सबको कर लेगा, ठीक है। तो मतलब गॉड हैज़ गिवन मोदी जी दैट काइंड ऑफ टैलेंट, ही हैज़ गॉट सम मैजिक वैंड, he can do wonders when he is talking. You can see in his eyes that he is not lying, right? You know, आप किसी को भी समझाओगे, आप झूठ बोल के नहीं समझा सकते। If I am a dead drinker, I cannot tell you how not to drink, why not to drink, ठीक है। तो मतलब he connects with sports persons directly by heart। और जितने भी ऑफिसर्स मिले हैं या और जिन लोगों से मैं मिला, जो मोदी जी से मिल चुके हैं, नो, he knows about this officer field, so like he is connected with everyone। सो इस तरीके से। और एक बात और आपने पूछी कि मान ली मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ। मैं फ्री टाइम से मान ली कुछ टाइम पहले तो सिर्फ मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब के ऊपर, अपना जो भी फ्री टाइम होगा उसके अंदर यूट्यूब के अंदर वीडियोस देखता था, कोई मोटिवेशन, कोई किसी तरीके की। लेकिन पिछले 2-3 साल से, मैं 2018 के बाद से मैं स्टडी कर रहा हूँ, मतलब मैं रेगुलरली बुक्स पढ़ रहा हूँ। कि भाई अब हमारा बॉक्सिंग फील्ड ऐसा, अब इसके अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है। सो मतलब एट द एंड ऑफ द डे बॉक्सिंग आपके साथ नहीं रहने वाली है। अब बॉक्सिंग मेरी 2 साल है, 4 साल है, 5 साल, 10 साल में छोड़ दूंगा, उसके बाद बॉक्सिंग, उसके बाद मेरे पास एक बड़ी ज़िंदगी पड़ी है रहने के लिए। तो अगर मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं होगी, कोई नॉलेज नहीं होगी, तो देन एनीवन कैन फूल मी। मेरे को बॉक्सिंग के बारे में ज्ञान है, परंतु मेरे को जनरल लाइफ के बारे में और इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, राइट। तो अभी रिसेंटली मैं बुक पढ़ी है द पावर ऑफ थिंकिंग बिग, ठीक है। और अभी मेरी बुक चल रही है द मैजिक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। तो मतलब ये दोनों बुक्स हैं, ये सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, ये आपको मतलब प्रेशर को रिलीज़ भी कर सकती हैं। और मैंने काफ़ी कोट्स भी बना रखे हैं उनके, मैंने कोट्स को प्रिंट भी कराया ताकि उनको रेगुलरली मैं पढ़ता रहूँ। बिकॉज एक बार आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर बैड हैबिट्स नहीं छूटने वाले, आप उनको बार बार पढ़ोगे तो देन दोज हैबिट्स गेट इनटू यू, राइट राइट राइट। तो इस तरीके से मैं उन बुक्स को पढ़ रहा हूँ। तो आप भी कितना ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो, देखो आपका भी एक चीट डे होता है। जैसे आज संडे है, आज मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, आज मैं फार्म हाउस पे जाऊँगा, आज मैं आराम से एंजॉय करूँगा। आज ना ही तो मैं कोई वर्क करूँगा, ना ही मैं इस तरीके से करूँगा। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फिर से मैं इस काम के अंदर लगूंगा, ठीक है। बट लेकिन आप यहाँ बच्चों के साथ रहते हो, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो यहाँ समय कम मिलता है मेरे को पढ़ने का, ठीक है। बट फिर भी मैं आधा पौना 1 घंटा मैं निकाल लेता हूँ जब मैं बाहर कैंप्स के अंदर रहता हूँ, क्योंकि सुबह ट्रेनिंग करनी, शाम को ट्रेनिंग करनी, दिन में सोना है। तो बच्चे भी जो भी 5-4 घंटे पढ़ेंगे उनको मैं इसके ऊपर थोड़ा मोड़ा अपना एंटरटेनमेंट कर लिया, ताश खेल लिए, हंसी मजाक कर लिया, और बाकी फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। तो विकास जी से बात कंटिन्यू हम लोगों ने करी, आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आए, और इन्होंने हमें। मैं एक बात और बताऊँ, हाँ जी। अगर मान लीजिए आपके बच्चों का कोई मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। देखो ये नहीं कि मैं आप लोगों की सभी परेशानियां सुलझा दूंगा, हो सकता है उसको 19-20 बेटर मैं करने की कोशिश करूं, आपकी परेशानी को सोल्व करने की 19-20 मैं कर सकूं, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा अगर मैं ऐसा कुछ कर पाए तो दोस्तों, आप लोगों के कुछ भी प्रश्न हो मेरे से रिलेटेड, या तो आप कमेंट कर लीजिए, किसी फोटो के ऊपर कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा ये प्रश्न है, क्योंकि मैसेज मेरे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, मैसेज शायद मैं नहीं देख पाऊँगा, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर या तो मैं हमारे को बता दूंगा कि ऐसा कोई मैसेज आया था या इस तरीके से, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, शायद मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूँ। यही देखिए, एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो आपको सामने से ऑफर करते हैं हेल्प, और वो ये कह सकते हो कि लकी रहा हूँ मैं कि ऐसे दोस्त मेरे रहे हैं, जो मेरे साथ भी पढ़ा रहे हैं या फिर मेरे फील्ड में नहीं है, बट मेरे से बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं लाइफ में, और फिर भी हमारे साथ दे रहे हैं। और मैं अब से नहीं, मैं बचपन से ये कह सकता हूँ, और ये मैं विकास जी के फादर के लिए भी कह सकता हूँ कि वो भी, उनका नेचर भी ऐसा ही है, ही इज़ वेरी काइंड ऑफ हेल्पफुल। और सेशन में आज हमारे बच्चों को इतना वक्त देने के लिए विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। और
अगर हमें जैसे भी आप लोगों को हम आईडी का लिंक देंगे, आप लोगों को क्वेश्चन आप डायरेक्ट विकास सर से पूछ सकते हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम तो हैं ही आप लोगों के साथ। आपको अगर विकास जी से कोई भी बात करना है, आप हेल्प बिल्कुल बोल सकते हो। ही इज देयर टू हेल्प यू, ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल आई कैन से, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जिनको आपने बहुत हेल्प किया, मेरे को भी बहुत किया है एट टाइम्स व्हेन आई नीडेड हेल्प, ही रियली स्टूड देयर, हमेशा खड़े हुए हैं, आज तक एक बार भी डिनायल नहीं हुआ है। इसी इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली कल का शेड्यूल था और वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये फिर आज हुआ, तो इन्होंने आज भी, इनका ऑफ डे होते हुए भी, क्योंकि आपको ऑफ भी बहुत कम मिलते होंगे, फिर भी इन्होंने टाइम दिया और उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्वांटा फैमिली की तरफ से आपको थैंक्स कहूँगा, और पूरे के पूरे जितने भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको भी मैं, इस सेशन को देखने वाले सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि इसको अपने हर एक ग्रुप में शेयर करो, हर एक बच्चे तक पहुँचाओ, क्योंकि इस सेशन में आपको रियल हार्ट टू हार्ट रियल बातें आप लोगों को मिली हैं। हम लोगों ने इसमें फोकस ज़्यादातर इसी बात पे किया है कि हाउ यू कैन ओवरकम फ्रॉम योर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, आप कैसे चीज़ों को अचीव कर सकते हो, आप कैसे डाउन टू अर्थ रह सकते हो। आप अगर सर के पर्सोना से थोड़ा भी सीखोगे तो यू विल कम टू नो कि इतनी अचीवमेंट के बाद एक एरोगेंस भी आता है कई लोगों में, वो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो से भी नीचे माइनस में एरोगेंस है। वो डाउन टू अर्थ नेचर कैसे अपना सकते हो, कैसे चीज़ों को शौकीन कर सकते हो, उनको बार बार पढ़ के, उनको बार बार रिपीट करके, और जो दिल से बातें थी वो एज इट इज हम लोगों ने रखी है। जितना आप लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, उतना आप ही जैसे और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन विद अस विकास सर। एंड लास्ट जाने से पहले एक बार मैं फिर से विकास जी को ही कहूँगा कि आप ही सभी बच्चों को इस सेशन के लिए अलविदा कह दीजिए, अपने ही अंदाज में, कुछ हरियाणवी अंदाज में कह दीजिए, क्योंकि ग्रास रूट जहाँ से हमारी है वो दिल में रह जाती है उसकी बात तो। नहीं, सारे क्वांटा फैमिली वाले भाइयों को मेरी राम राम। और मैं चाहता हूँ कि, मतलब मैं चाहूँ तुम लोग बहुत अच्छे आदमी बनो, तुम लोग भी सोसाइटी को, मतलब बीच में हिंदी टच में रह रहा है, हाँ, वो कोई कोई बात दिक्कत नहीं। तो आप सब लोग बहुत अच्छे बनो, अपने माँ बाप की सही ढालते सेवा करो, और बहुत अच्छे इंसान बनो, समाज के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए।